आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग वर्णमाला के बारे में जाने थे। आज हम लोग स्वर, वर्ण एवं इसके भेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि स्वर वर्ण क्या है, इनकी संख्या कितनी है। स्वर वर्ण की जो परिभाषा है, हम सभी जानते हैं कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतः होता है या इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ये स्वर वर्ण जो हम बोल रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ण के अभाव में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति ही कहा जाए तो इस वर्ण के अभाव में उसकी मौत मानिए, भाषा की मौत समझिए। क्योंकि जैसे अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई शब्द जैसे राम हम बोलना चाहते हैं, तो बिना स्वर वर्ण के सहारे हम बोल ही नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना भी है हम लोगों को। तो स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा। स्वतः कहने का अर्थ इसका एक परिवार है जिनके 11 सदस्य हैं, ये आपस में मिल के अपना उच्चारण कर लेते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि वैसे वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप स्वतः या इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये सब जो भी देख रहे हैं, ये किन्हीं का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं, ये दीर्घ है। तो ये अगर मान लेते हैं कि हम आ बोल रहे हैं, तो अ जोड़ आ, कहीं हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ये अपने वर्ण से ही, अपने परिवार से ही, ये जो देख रहे हैं स्वर वर्ण का ये जो परिवार है 11, आपस में मिल के काम कर ले रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं। जैसे हम लोग व्यंजन वर्ण में देखे थे कि दूसरे वर्ण की ज़रूरत पड़ती है, व्यंजन वर्ण में हम लोग जानते हैं। उसी तरह से देखिए, किसी को आप ले लीजिए, जैसे ए है, ए को अगर देखा जाए तो अ जोड़ी, या कह सकते हैं इसको अ जोड़ दीर्घी, तो भी ये। तो हम देख रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद आपस में मिल के अपना उच्चारण कर ले रहे हैं, निर्माण कर ले रहे हैं। तो ये है स्वर वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्णों पर निर्भरता नहीं रहती है, किसी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। ये आवाज़ का वर्ण है, ध्वनि, इसी से हम लोग कुछ बोल पाते हैं। अब जहाँ तक इसके भेद को लेकर के हम लोग जानना है, इसके भेद, तो कई आधार हैं इसके भेद को लेकर के। स्वर वर्ण के अगर भेद को देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर देख सकते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण, उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। ऐसे कई आधार हैं जिसके आधार पे इसको हम बांटते हैं अलग अलग, जैसे जाति के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुंह के आधार पे। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि स्वर वर्ण उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला
पहला हम लोग देख सकते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये तीन है और ये जो है उच्चारण के आधार पर है। कई बार हो सकता है उच्चारण की जगह मात्रा भी दे दे, तो यही समझना है। तो हम लोग इसको बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। ह्रस्व स्वर, ये जो ह्रस्व है यहाँ, ये जो देख रहे हैं ह्रस्व स्वर, ये जो दिया गया है आप जो देख रहे होंगे ह लिखने के बाद इसमें ये जो ऐसे हम कर रहे हैं, वास्तव में ये जो है आधा ह है और पूरा र है। इस तरह से हर 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 नहीं इसको पढ़ेंगे, हर पढ़ेंगे, हर आई है स्व ह्रस्व। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि इसके जगह ये लिखा हुआ है तो ह्रस्व स्वर। इसी को और नाम है जैसे मूल स्वर भी कह सकते हैं। इसी को हम लघु स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर। और इनकी जो संख्या है, ए आपको अ, ह्रस्वी, उ और री, ये चार हैं। यानी कि हिंदी में मूल ह्रस्व स्वर जो हैं चार हैं, देख रहे हैं। और मूल क्यों कहा गया, ह्रस्व क्यों कहा गया? देखिए इसमें सिर्फ एक मात्रा है, इसलिए एक और नाम इनका कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर, यानी कि ह्रस्व स्वर के और भी नाम है, मूल स्वर, लघु स्वर, मात्रिक स्वर। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको हम मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिर्फ यही तीनों से, यही चारों से हम बाकी के जितने भी स्वर वर्ण है उसको हम लिख सकते हैं। ये जो है ह्रस्व री है, एक और री होता है दीर्घ री। इस संस्कृत में दीर्घ री का प्रयोग होता है, हिंदी में अब दीर्घ री का प्रयोग नहीं है, पर आप ये समझ सकते हैं, सिर्फ जानकारी के लिए हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको कि ये जो री है इस तरह से ये जो हुआ ह्रस्व री हुआ। और ह्रस्व री में अगर मान लेते कि ह्रस्व री जोड़ दिए, देख रहे हैं, तो ये जो मिलेंगे दोनों तो ये बनेगा दीर्घ री। और इसको हम ऐसे इस तरह से लिख देंगे पहले, और ठीक इसके नीचे इस तरह से, तो ये जो बना ये दीर्घ री है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए, जैसे हम लिख दें मातृ जोड़ ऋणम, इस तरह से हम लिख दें, तो अगर इसको हम जोड़े तो यहाँ देखिए त्रि, यानी कि यहाँ पे भी री है और यहाँ तो री है ही। ये जब दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ री होगा इस तरह से, और मिल करके ये बनेंगे मातृ। और यहाँ जो लिखाएगा इस तरह से मातृनम, ए इस तरह से। तो ये केवल ये समझाने के लिए आपको हम, चूँकि मन में किसी तरह से सवाल ना उठे, तो ये है, ये सिर्फ समझने के लिए है, इससे आपको विशेष लाभ नहीं मिलने वाला है, बस एक जानकारी के लिए है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। ये मूल स्वर है, कैसे मूल स्वर है इसको हम देखते हैं। अब जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसके उच्चारण में बहुत कम
समय लगते हैं, इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगते हैं, क्योंकि एक मात्रिक है। और ये भी कह सकते हैं, अगर परिभाषा अगर दिया जाए ह्रस्व स्वर का, मूल स्वर का या लघु स्वर का, तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि वैसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है, या कह सकते हैं वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प समय लगता है। दोनों हम कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। आगे हम चलेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हम कह सकते हैं गुरु स्वर। इसको हम कह सकते हैं द्विमात्रिक स्वर, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें कौन कौन आएगा? आ, जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है हम इसमें ऐसे शामिल करेंगे। इसमें आ, अब देखिए कि इसमें क्या है। अब इसमें ला दीजिए दीर्घी, दीर्घु, ये जो आप देख रहे हैं। ऐसे मूल कहा जाए, अगर मूल दीर्घ स्वर कहा जाए हिंदी में, मूल दीर्घ स्वर, तो ये 3 ही हैं, 3 हैं। लेकिन चूंकि आप संयुक्त स्वर जब जानेंगे, जैसे इसको हम आगे इसको बढ़ाते हैं, तो इसी का पार्ट है। अगर ऐसे इसको मिलाएं तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आप आ जाइए इसमें ए, ऐ, ओ, औ, और इनकी संख्या हो गई 7 और इनके हो गए 4। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, स्वर वर्णों की संख्या 11 है। 4 जो हो गए ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर में हम देख रहे हैं 7, तो 7 4 11। लेकिन अगर इसको हम लोग गहराई से देखें तो डबल मात्रा के लिए अ जोड़ अ मिल के आ बना है, तो ये 3 ही हैं। अगर ये प्रश्न अगर इस तरह से पूछे आपसे कि हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 3। ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर ये पूछा जाए कि हिंदी में मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 3। कौन कौन? आ, ई यानी कि दीर्घी, ई, दीर्घु, यही 3 हैं। लेकिन अगर ऐसे पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है 7, क्योंकि ये 2 स्वर वर्ण मिले हैं। ये चारों जो है ये मिल के बने हैं, फिर भी ये दीर्घ में ही आते हैं। अब इसी में अलग से अगर इसी के कड़ी के रूप में संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कोई अलग से नहीं है। जैसा कि हम अभी आपको बताए हैं कि उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार से इसको 3 भेद बताए गए हैं इससे, जैसे कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त हम लिखे थे। तो आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये संयुक्त स्वर कहाँ से आ गया, तो ये दीर्घ स्वर का ही कड़ी है ये। तो देखिए संयुक्त क्यों बोला गया, संयुक्त मतलब मिला हुआ, मिला हुआ स्वर। तो मिला हुआ स्वर जो है देखेंगे दो अलग अलग स्वर वर्ण मिले हैं। जैसे देखिए अ जोड़ ई, ए, ऐसे आ जोड़ ई भी करेंगे तो भी ए ही होगा। उसी तरह से अगर अ जोड़ दीर्घ ई भी करेंगे तो भी ए होगा। उसी तरह से आ जोड़ दीर्घ ई करेंगे तो भी ए होगा। तो हम दे सकते हैं कि 2 अलग अलग स्वर वर्ण हैं, अ अलग है, ई अलग है, मिल के ये बने हैं।
इसीलिए इसको संयुक्त बोला जाता है, संयुक्त स्वर। उसी तरह से ये आप देख रहे हैं सब एक ही है, इस तरह से अलग अलग किया हुआ है। आ है और ई है, अलग अलग स्वर हैं। अ और ई है, अलग अलग हैं। तो इस तरह से ए हुआ। उसके बाद ये जो देख रहे हैं अ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अ जोड़ ए, आ जोड़ ए, जो भी करेंगे तो अ होगा। तो ये भी देख रहे हैं कि एक ये दूसरा स्वर है, स्वर वर्ण, एक ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों मिले हैं तो अ बना है। तो ये संयुक्त स्वर में है। उसी तरह से ओ है, इसको हम मिटा रहे हैं। ओ के लिए देखिए, अ जोड़ उ, ओ, या कह सकते हैं अ जोड़ दीर्घ उ, तो भी ओ, आ जोड़ उ, तो भी ओ, आ जोड़ दीर्घ उ, तो भी ओ। तो हम ये देख रहे हैं, ये जो वर्ण है स्वर वर्ण, और ये जो है ये दोनों अलग अलग हैं। ये सब में आप देखिए, ये सब जो आप देख रहे होंगे ये दोनों अलग अलग हैं। और ये ओ बना मिलने से, दो भिन्न स्वर वर्णों के मिलने से जो वर्ण बने हैं, इन्हीं को बोला जाता है संयुक्त स्वर। आपसे पूछा जाएगा, ये तो ओ हुआ, ओ को हम देखते हैं, ओ देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं आगे। तो ओ जो है, अ जोड़ ओ, औ, इसको बोल सकते हैं आ जोड़ ओ, तो भी ओ। ये जो देखें, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर में भी आते हैं। अगर ऐसे पूछा जाए कि हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब बोलेंगे 7। लेकिन ये बोला कि मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब ये 3 ही होगा। फिर उसी में पूछ देगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तब बताना है 4। कौन कौन? ए, ऐ, ओ और औ। इससे साफ जो लगता है कि संयुक्त स्वर कोई अलग स्वर नहीं है, बल्कि दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर है। इसको दिमाग में रखना है कि दीर्घ स्वर में ही संयुक्त स्वर है। तो ये हम देखें। अब हम देख रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, कि ये जो हम अभी बताएं ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर, इन्हीं से सब बन जाएंगे, इसे छोड़कर। देखते हैं, अ के अलावे जो भी वर्ण है, जैसे कि उदाहरण 7 देखें, जैसे आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, औ। ये देख लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अ जोड़ अ मिल गया तो आ बन गया। बस ये आपस में काम कर रहे हैं, उस तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ये आपस में मिले और ए वाला आ गया, दीर्घ स्वर वाला। उसी तरह आप देखिए, ई जोड़ी मिल गए, दीर्घ बन गए, हम सिर्फ इससे काम कर रहे हैं और इस यहाँ प्राप्ति हो रही है। उसी तरह से ऊ जोड़ ऊ यानी कि ह्रस्व ऊ से बन गया दीर्घ ऊ। हम देख रहे हैं कि सिर्फ हम ह्रस्व का इस्तेमाल कर रहे हैं और दीर्घ में पहुंच रहे हैं।
तो इससे पता चलता है कि नहीं, ह्रस्व ही मूल स्वर है और इन्हीं वर्णों से बाकी सब वर्ण बन जाएंगे। अब देखिए इतना हो गया। अब बाकी जो जैसे ए है तो अब इसी में से बने हुए में से हम इस्तेमाल करेंगे कि अ जैसे जोड़ी। अब देखिए इसी में है और ई, तो बन गए ए वाला आ गया। उसी तरह से आ जोड़ ई अगर हम करें तो ये हो गया, क्योंकि हम इसी से ये बनाए तो इसी का इस्तेमाल किए। उसी तरह से अगर अ जोड़ ए कर दें तो ऐ हो जाएगा। हमने सिर्फ इधर से इस्तेमाल किए, जैसे ये बन गया और यहाँ पर अ को ले लिए और फिर इसको ले लिए। चूँकि हम इधर जो निर्माण कर रहे हैं उसी को मिला मिला करके हम इधर लाते जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से अ जोड़ ओ, तो देख रहे हैं कि अ है उ है ओ बन गया, हम इसमें आ जा रहे हैं। तो इसी तरह से अ जोड़ो अ, हमने ये दोनों मिला करके ये बनाया है और इसको हम शामिल यहाँ किए हैं और तब हम ये प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि मूल स्वर इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्णों से हम दीर्घ स्वर को भी निकाल लेते हैं। अब दीर्घ स्वर की जब परिभाषा की बात आएगी तो दीर्घ स्वर की परिभाषा हम देंगे कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। चूँकि इनकी मात्राएं डबल हो जाती है, दो स्वर वर्ण मिल जाते हैं, तो ये कह सकते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर में हम बोले कि वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से आधा समय लगता है या अल्प समय लगता है, ठीक उसी तरह से बोलेंगे कि दीर्घ स्वर वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। तो ये हम समझ गए और ये भी देखें कि क्यों दुगना समय लगता होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उन्हीं को मिला करके जैसे और मिला है तो इनके उच्चारण में जो समय लग रहा है अल्प समय, तो दो अ हो गया, तो अल्प अल्प मिला है तो कुछ दुगना समय तो लग ही जाएगा। तो इस तरह से है। उसके बाद हम चलेंगे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर ये जो है ये कोई वर्ण नहीं है। प्लुप्त स्वर कोई वर्ण नहीं है, बल्कि ये उच्चारण को लेकर के है। उच्चारण जैसे हम किसी चीज़ को पुकार रहे हैं, किन्हीं को पुकारना है। जैसे आपको अगर रामायण आप देखते होंगे या ऐसे भी रामायण आप देखे हैं, सीता माता का हरण हो जाता है और राम जी खोजने के लिए निकलते हैं तो जंगलों में वो बोलते हैं सीते, कुछ तेज साउंड में। अगर मान लेते कि कोई बच्चा खो गया है और उनके गार्जियन पुकार रहे हैं उसे उसके नाम से, तो लंबा खींचाएगा, उस ध्वनि को थोड़ा वो लंबा खींचेंगे। संगीतकार जब गाते हैं तो आ करके खींचते जो है तो ज़्यादा समय लगता है। इसमें जो है 3 मात्रा का स्वर लगता है, इसको त्रिमात्रिक भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। आप कह सकते हैं प्लुप्त स्वर वैसे स्वर को कहेंगे जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो आप इसको प्लुप्त बोलेंगे। जैसे हम इसको देखते हैं, एक तो हो गया कि नाटक वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, पर देखिए हम लोग कई बार इस तरह से देखे हैं। उदाहरण के तौर पे परिभाषा तो हम लोग जान गए, जैसे लिखा हुआ इस तरह से मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपको ये समझना है ये 3 मात्रा का संकेत है।
मतलब इसको आप लंबा खींच रहे हैं, राम राम, ऐसे श्याम, इस तरह से खिंचा रहा है। और एक चीज़ और, कहीं कहीं आपको इस तरह से मिलेगा, तो ये और ये में अंतर है। ये जो है कहीं मिल जाता है, जैसे हिंदी में किसी को हम लोग बोलते हैं अगर कोई धोखाधड़ी करे तो कहते हैं कि गद्दार कहीं का, इस तरह से बात हम लोग कर देते हैं। तो ये थोड़ा समझाने के लिए है। और इसमें अंतर है, ये तीन है, ये तीन है। हिंदी में जैसे हम लोग अंक जैसे लिखते हैं, अंग्रेजी में इस तरह से हम लोग तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, लेकिन अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 7 8, ये 9 हो गए और ये 10, इस तरह से हिंदी में अंकों को लिखा जाता है। तो ये जो आप 3 देख रहे हैं, ये 3 है, यानी कि त्रिमात्रिक है, उच्चारण किया जाता है। तो इस तरह से है, जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का पहाड़ी क्षेत्रों में घूम रहा है और वो बिल्कुल किनारों पर है, थोड़ी सी लापरवाही से वो गिर सकता है और आपको पता है, तो आप उसको किस तरह से पुकारेंगे? आपकी ध्वनि तेज होगी, उसको लंबा आप खींचिएगा तो वहाँ पे इसी तरह की मात्रा लगेगी। कई बार ऐसा हुआ रहता है, आप अगर देखेंगे पुस्तकों में कार्टून का या कुछ का इस तरह का रहता है, तो ऐसे भी लोग लिख देते हैं, कोई चीज़ अगर बोलते हैं ना तो इस तरह से बहुत सारा ऐसे खींचा हुआ रहता है लंबा। ओम, जैसे ओम का उच्चारण करते हैं, ओम कुछ लंबा खींचते हैं, तो ऐसे भी लोग दे देते हैं जो ओम, इस तरह से। आप ये मात्रा समझिए, और ये जो हम लिखें तो आपको समझना है कि आधा द और ये पूरा द, ये दोनों मिला करके जो बना, बिना डंडे वाले जो रहते हैं उसको हम बताएंगे आगे व्यंजन वर्ण में। तो ये है, और इसमें एक नहीं समझना है, ये अलग चीज़ है, ये इसको बोलते हैं द संयुक्त, मतलब द और द मिला हुआ है। तो ये हम देखें तो प्लुप्त स्वर को हम लोग जान गए कि ये जो है कोई वर्ण नहीं है, बल्कि उच्चारण के दृष्टि से हम किसी चीज़ को लंबा खींचते हैं आकर्षक बनाने के लिए, या ये उस तरह के माहौल में, स्थिति में आपको उस तरह से उच्चारण करना पड़ता है। तो ये सब हम देखते हैं संगीत में, नाटक वगैरह में ये सब का इस्तेमाल होता है। हम लोग भी कभी कभी दैनिक जीवन में उस तरह की समस्याएं आ जाती है, तो किसी को पुकारने में प्लुप्त स्वर का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान, व्यंजन वर्ण, ये सब देखना है। आज इतना ही, आप सबों का धन्यवाद। ज़्यादा हो गया हो, आधा घंटा की